तो यहाँ 22 दिन के भीतर कई तरह के घटनाक्रम हमें देखने को मिले हैं और मामले को लेकर कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला है। और हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं कांग्रेस महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला। आइए सीधा उनके पास चलते हैं। रणदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल टीवी पर। नमस्कार मैम। रणदीप जी, मामले की जब हम बात कर रहे हैं, किसान एक तरफ इसे जन आंदोलन करने पर तुले हैं और यहां जब सरकार की बात करते हैं तो वो तो साफ तौर पर कह रही है कि अब तो किसानों को बरगलाया जा रहा है, मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है और सीधा आरोप कांग्रेस पर। 22 दिन में 22 किसान मौत के शिकार हो चुके। दिल्ली की सत्ता में बैठे अहंकारी शासक हिमालय की चोटी से बड़े अहंकार से उतरकर खेत खलिहान की आह कब सुनेंगे? कब सुनेंगे कि लाखों किसान जो सड़कों पर बैठे हैं क्योंकि खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने जबरन सड़कें खोदकर पुलिस के बैरियर लगा दिए, अमित शाह जी ने लगा दिए, क्या वो दिल्ली में शांति प्रिय और गांधीवादी तरीके से क्यों नहीं जाने दिए जा रहे? क्यों सरकार इतनी निर्मम और निष्ठुर बन गई है? मोदी जी इतने निर्दयी क्यों हो गए हैं कि उन्हें किसान की कराह सुनती ही नहीं? किसान की दर्द और पीड़ा उन्हें बरगलाना दिखता है। सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति के लिए भी इतना अहंकार ना सही है ना उचित है। अच्छा रहेगा, मैं आज टोटल टीवी के माध्यम से हाथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री को कहता हूं कि राज धर्म अपनाइए, राजहट छोड़िए, इन तीनों काले कानूनों को खत्म करिए और काले कानूनों को खत्म करके ही आप किसानों के घावों पर मरहम लगा सकते हैं। लेकिन रणदीप जी, समस्या तो यही है, असमंजस तो यही है। सरकार कह रही है कि ये तीनों कानून तो किसानों के हित में है, अब वो क्यों नहीं समझा पा रही और क्यों कांग्रेस को या क्यों किसानों को ये काले कानून लग रहे हैं, ये समझना भी तो बेहद जरूरी है। मैडम, क्या किसान बेवकूफ है? क्या देश के 62 करोड़ लोग जो देश के अन्नदाता हैं, पेट भी पालते हैं और सीमा पर रक्षा के लिए अपना बेटा और बेटी जवान के तौर पर भी देते हैं, क्या हम सब जो हैं बरगलाए हुए हैं? क्या देश के 62 करोड़ लोगों को कोई बरगला सकता है, बेवकूफ बना सकता है? क्या किसान आतंकवादी है? क्या किसान उग्रवादी है? क्या किसान नासमझ है? दुर्भाग्य ही इस देश का यह है। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का इलेक्शन एफिडेविट निकालिए, उनके पास खेती की जमीन ही नहीं। आप देश के दूसरे मंत्री जो किसानों से बात कर रहे हैं, पीयूष गोयल जी, उनके बारे में जानिए, उन्होंने कभी हल्का मूठ पकड़कर देखा ही नहीं, ट्रैक्टर कभी चलाकर देखा ही नहीं और ज्ञान दे रहे हैं वो 62 करोड़ किसानों को खेती का और कह रहे हैं कि तुम नहीं समझते। ना समझ सरकार नहीं है। सरकार तो 25 लाख करोड़ का खेती की उपज का कारोबार 4 उद्योगपतियों को सौंपना चाहती है ताकि किसान पीढ़ी दर पीढ़ी उन 4 उद्योगपतियों का गुलाम बन जाए और 25 लाख करोड़ का खेती का कारोबार छोटे दुकानदार, मंडी मजदूर, मंडी के पल्लेदार, मंडी की लेबर यूनियन, मंडी के कर्मचारी, किसान, खेत मजदूर के हाथ से निकलकर उन 4 उद्योगपतियों के हाथ में चला जाए। षड्यंत्र केवल इतना है, वो नासमझी नहीं, बेईमानी है। यह सरकार पूंजीपतियों की दलाल बन गई है और किसान और खेत मजदूर की दुश्मन। सच्चाई यही है। तो रणदीप जी, क्या समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? कानून वापस नहीं हो सकता, ये बात कृषि मंत्री कह चुके हैं और ऐसे में बातचीत का रास्ता, और हर बातचीत के लिए यहां तैयार सरकार दिख रही है। वो तो कह रही है आप बातचीत के लिए आइए, हम संशोधन करेंगे, हम सुधार करेंगे। मैं आज आपसे कहता हूं, एक कानून जो अभी बना ही है, आज ही सरकार के मंत्री मानते हैं कि उसमें 20 या 22 संशोधनों की जरूरत है। तो क्या कानून गलत हैं? यह बात सही है कि नहीं? अपने आप में जो कानून बनते ही 22 संशोधन की जरूरत है, वो तो कानून गलत है ही ना। दूसरा, सरकार कह रही है बातचीत के लिए आइए, पर हम किसान यूनियनों की बात नहीं मानेंगे। हम कोई कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं देंगे। हम अनाज मंडियां खत्म करेंगे ही करेंगे, हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली खत्म करेंगे ही करेंगे, पर हमसे बातचीत करिए।
नहीं, तो बातचीत क्या करेगा ये बात भी तो किसान? कह रही है कि एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी, वो लिखित में देने को तैयार है। अच्छा, अब मैं आज टोटल टीवी पर आपसे कहता हूं, टोटल टीवी इस बात के लिए सालस, जिसे आर्बिट्रेटर कहते हैं अंग्रेजी में, आप बन जाइए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह गारंटी लिखवा कर दे दीजिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिलेगा और जो उससे कम की फसल खरीदेगा उसको सजा मिलेगी। मैं जिम्मेवारी लेता हूं, भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ रणदीप जी, चाहे यहाँ बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, एमएसपी को लेकर कानून में तो कभी कहीं कुछ नहीं लिखा। मैंने आपको इसीलिए ये कहा, मैं आज आपसे, और टोटल टीवी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ चैनल है, इसलिए आज आपसे कहता हूं, जब अनाज मंडियां खत्म हो जाएंगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को कौन देगा, कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा? ये 3 सवाल राहुल गांधी, ये 3 सवाल कांग्रेस, ये 3 सवाल किसान बार बार पूछता। मैं फिर दोहराता हूं, जब अनाज मंडियां नहीं होंगी तो किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी कैसे मिलेगा, कौन देगा और कहां मिलेगा? आप दिल्ली में 10,000 रुपया क्विंटल गेहूं का रेट घोषित कर देना। क्या 18 करोड़ किसानों के खेतों से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फसल एमएसपी पर खरीद कर ला सकती है? जवाब नहीं में है। 42,000 मंडियों से तो आप खरीद नहीं सकते। 18 करोड़ किसान के खेत में कैसे जाएंगे? तो आखिर में किसान उन 4 दलालों का गुलाम पाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। तो आपके हिसाब से बकौल कांग्रेस क्या बदलाव किए जा सकते हैं? देखिए, बदलाव सीधे हैं। ये 3 काले कानून सबसे पहले खत्म करिए। एक काला कानून तो इसमें कमाल का ही है। मोदी जी ने यह लिख दिया कि कोई भी चावल हो, गेहूं हो, दालें हो, इनका भंडारण कर सकता। अब इस पे कोई स्टॉक के ऊपर प्रतिबंध नहीं। यानी जो 70 रुपए किलो की दाल है, जब तक 140 रुपया किलो नहीं हो जाएगी तब तक सरकार उसमें इंटरफियर नहीं करेगी। तो जमाखोरों और काला बाजारों के लिए यह कानून है या किसानों के लिए? मंडी खत्म हो जाएंगी, मंडी मजदूर खत्म हो जाएंगे, आड़ती खत्म हो जाएंगे, पल्लेदार यूनियन खत्म हो जाएगी, ट्रांसपोर्टर यूनियन और मंडी कर्मचारी खत्म हो जाएंगे, पूरी तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली खत्म हो जाएगी, जमाखोर और काला बाजारों पर पाबंदी हट जाएगी। ये कानून देश के हक में है या देशद्रोही लोगों के हक में है? ये देशद्रोहियों की मदद करने के लिए कानून बनाए गए हैं। हल बड़ा सीधा है। ये कानून रात के अंधेरे में पूंजीपतियों की किताब से निकालकर अध्यादेश के माध्यम से बनाए, और जब कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने इसका विरोध किया तो आपने राज्यसभा में बहुमत ना होते हुए भी ध्वनि मत से जबरन ये कानून पारित किए। आप इन कानूनों को वापस ले लीजिए, दोबारा से किसान संगठनों से बात करिए, पॉलिटिकल पार्टीज से बात करिए, स्टेक होल्डर से बात करिए, फिर कोई संशोधन करिए। यही सही रास्ता है, यही राजधर्म भी है। राजहट त्यागिए मोदी जी और राजधर्म अपनाइए। लेकिन रणदीप जी, यहां पर तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा पहुंचा है और कोर्ट भी अगर कह रही है मामला नहीं सुलझता है तो ऐसे में ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन जाएगा, और यहां पर एक तरफ कानून ना लेने की बात पर सरकार भी अड़ी है। देखिए, मैं आपको सवाल के लिए पहले तो साधुवाद दूंगा। सरकार ये कह रही है, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास 307 एमपी हैं, हमारे पास मैंडेट है, नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री ने कहा, इसलिए हम संशोधन करेंगे। आप मुझे बताइए, 402 सांसद थे राजीव गांधी जी के पास 1988 में। टिकैत साहब और दूसरे किसानों ने आंदोलन किया, उन्होंने कहा हम दिल्ली आएंगे सरकार से बात करने के लिए। राजीव गांधी जी ने सारे रास्ते खोल दिए। 1 महीने तक किसान राजपथ पर बैठा रहा। याद करिए, वहां तालाबों के अंदर नहाता था जो बने हुए हैं पर्यटकों के लिए, और एक लाठी मारी नहीं, एक सड़क बंद की, एक वाटर कैनन चलाया नहीं, एक पुलिस का डंडा मारा नहीं। एक मंत्रिमंडल का समूह किसानों से मिला, उनकी बात मानी। यह है राजधर्म। आपके पास 307 सांसद हैं। 73 साल में क्या आपने कभी देखा कि खट्टर साहब दुष्यंत चौटाला ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रेन लगाकर खोद दिए, वहां बोल्डर डाल दिए, वहां बजरी और सीमेंट के ट्रक उलट दिए? सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? मैं सुप्रीम कोर्ट से भी पूछता हूं। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश है कि अगर कोई कानून की अवहेलना करेगा या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे सजा मिलेगी।
तो पहली सजा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को देनी चाहिए, मनोहर लाल खट्टर जी को और दुष्यंत चौटाला जी को और अमित शाह जी को, जिन्होंने सड़कें खुदवा दी। देश का अन्नदाता अगर रामलीला ग्राउंड में आ जाता या जंतर मंतर पर बैठ जाता तो मोदी जी का क्या बिगड़ा? ना कोई फैक्ट्री रुकनी थी, ना रास्ता रुकना था। परंतु आप दिल्ली क्यों नहीं आने देते देश के अन्नदाता को? क्या वो उग्रवादी है, आतंकवादी है? वो देश का पेट पालने वाला व्यक्ति है, आपने उसको रोक रखा है। 26 नवंबर की तस्वीर भी सबके सामने थी रणदीप जी, जब वाटर कैनन दिखा, जब किसान भी आंदोलित आक्रोशित होते दिखे। जी बिल्कुल, आप मुझे बताइए, गांधीवादी तरीके से देश का किसान, पंजाब हरियाणा का किसान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का किसान कूच करके आ रहा है। वो केवल ये कह रहा है कि हम सब जाकर सरकार से आग्रह करेंगे कि ये काले कानून खेत और खलिहान के विरोध में हैं, अगली फसल और अगली नस्ल के विरोध में हैं। सरकार हमें टकराए ना, टरकाए ना और हमसे टकराए ना। क्या गांधीवादी तरीके से किसान नहीं आ सकते? याद करिए अन्ना आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ था, पर हमने रामलीला ग्राउंड में होने दिया। याद करिए 1988 का राजीव जी के समय किसान आंदोलन, हमने किसान को राजपथ पर बैठने दिया। परंतु ये सड़कें खोदकर, उन पर वाटर कैनन चलाकर, ठिठुरती सर्दी में 22 किसानों की बलि लेकर, इन्होंने तो संत राम सिंह जी को भी नहीं छोड़ा करनाल से, जिनको कल किसानों के पक्ष में दर्द देखकर कराकर जिन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या लाकर दे सकते हैं मोदी और खट्टर साहब संत राम सिंह को? क्या लाकर दे सकते हैं उन 22 किसानों की जिंदगियों को? क्या कहेंगे? क्या उनके परिवारों के आंसू पहुंच सकते हैं मोदी जी? क्या वो ला सकते हैं किताब सिंह चहल को उजाना से? क्या वो ला सकते हैं बड़ौदा के हमारे मोर किसान भाई को? कम से कम इतने अत्याचारी और निर्दयी मत बनिए, निष्ठुर मत बनिए। किसान की बात सुनिए, मजदूर की बात सुनिए। बिल्कुल, यहां मैं तीनों कृषि कानून का जिक्र करूंगी। अगर हम एक एक करके कानून पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो यहां बकौल कांग्रेस, रणदीप जी, अगर हम सबसे पहले कानून की बात करते हैं, यहां पर जो एपीएमसी एक्ट को लेकर जो विवाद उठ रहा है, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, इसको लेकर क्या यहां पर आपको इस एक्ट में क्या गलत लग रहा है? देखिए, मैं एक एक लाइन में तीनों कानून का बता देता हूं ताकि आपके दर्शकों का और आपका समय बचे। पहला कानून में आप अनाज मंडी खत्म कर रहे हैं। जब अनाज मंडी खत्म हो जाएगी, आज किसान को एमएसपी कैसे मिलता है? दो भ्रम सरकार फैला रही है कि नहीं साहब, हम तो प्राइवेट पार्टी चाहते हैं आए ताकि किसान को बेटर रेट मिले और किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। यही दोनों बात मोदी जी कहते हैं और इस कानून से बोलो हम ये लागू करेंगे। आज भी कोई भी प्राइवेट पार्टी आकर अनाज मंडी से फसल खरीद सकती है। आप जो आटा लेती हैं, आप जो बिस्कुट खरीदते हैं, आप और आपके दर्शक, वो कहां से आता है? आटा मिल मंडी में आती है और आटा बिस्किट कंपनियां मंडी में आती हैं। वो सरकारी एजेंसियों के साथ गेहूं की खरीद कर लेती हैं। कई बार हमें एमएसपी से भी ज्यादा रेट मिल जाता है। चावल एक्सपोर्ट करने वाला चावल का एक्सपोर्टर आता है, राइस ब्रांड ऑयल वाला आता है, राइस शेलर वाले आते हैं, वो किसान की फसल को वहां खरीद लेते हैं। तो आज कौन सी पाबंदी है प्राइवेट सेक्टर पर? वो आए मंडी के अंदर एमएसपी दें, फसल खरीदें। और आज भी मैं मेरी फसल देश में कहीं भी बेच सकता हूं। पर सरकार ये भूल गई कि कृषि सेंसस 2015-16 में लिखा है कि 95% किसान 2 एकड़ से कम भूमि का मालिक है। वो तो करनाल से ले जाकर नीसंग भी अपनी फसल नहीं बेच सकता या नीसंग से करनाल नहीं ला सकता, क्योंकि उसके पास ट्रांसपोर्टेशन का अभाव है। तो मद्रास और कलकत्ता कैसे बेचेगा? बिल्कुल, बीच में ये मैं सवाल पूछना चाह रही थी आपसे कि यहां हम इस पूरे आंदोलन में देख रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसान बड़ी संख्या में यहां जुट रहे हैं और एक तरह से कहा जाए तो जो फ्रंट फुट पर वही दिख रहे हैं। लेकिन हरियाणा पंजाब 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में किसान जो है एमएसपी पर खरीदता है। जी बिल्कुल, और इसीलिए किसान को पीड़ा है। पर मैं एक बात आपको बताऊं, मैं कर्नाटक जाकर आया। एक व्यापक किसान आंदोलन कर्नाटक में येदियुरप्पा भाजपा सरकार के खिलाफ चल रहा है। यह अलग बात है कि राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल उसे दिखाते नहीं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है। राजस्थान का किसान जयपुर हाईवे रोककर बैठा है। उत्तर प्रदेश का किसान गाजियाबाद के बॉर्डर के ऊपर बैठा है। पंजाब और हरियाणा का किसान शंभू और टीकरी बॉर्डर के ऊपर बैठा है। और गुजरात का किसान गुजरात के अंदर आंदोलन कर रहा है। तभी तो देश के प्रधानमंत्री, आप मुझे बताइए,
कच्छ जाकर देश के अगल लास्ट कोने में 6 किसानों को मेज पर बिठाकर बात कर रहे हैं, तो वो 6000 किलोमीटर दूर जाकर 6 किसानों से अगर मोदी जी बात कर सकते हैं, तो ये जो 6 लाख किसान 20 किलोमीटर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, उनसे मोदी जी बात क्यों नहीं करते? उनसे भी कर सकते हैं। पूरे देश का किसान आंदोलित है, पंजाब हरियाणा का नहीं। ये भ्रम और झूठ है जो भाजपा फैला रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी एक किसान आंदोलन हुआ था, वहां पे भी आंदोलन बहुत बढ़ चढ़कर किसानों ने हिस्सा लिया, उग्र होते हुए दिखे, लेकिन अंत में सरकार उन्होंने फिर वही चुनी। नहीं, मैं आपको करेक्ट करूंगा बहुत विनम्रता से हाथ जोड़कर। मंदसौर के किसान आंदोलन के बाद कांग्रेस की सरकार चुनी गई थी। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार का और प्रजातंत्र का चीरहरण भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने कोरोना में लॉकडाउन नहीं लगाया जब तक कांग्रेस के एमएलएस को खरीद नहीं लिया गया। पैसे के बल पर प्रजातंत्र की दिन दहाड़े हत्या की प्रधानमंत्री ने, और आज उनके महासचिव का बयान ही आ गया जिसमें उन्होंने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव ने, कि मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में सीधी भूमिका देश के प्रधानमंत्री की थी। अब आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति ने संविधान की शपथ ली हो और जो देश की पहले सबसे बड़े पद पर बैठा हो, अगर वो प्रजातंत्र की हत्या करेंगे, चुनी हुई सरकारों को गिराएंगे, प्रजातंत्र का चीरहरण करेंगे, जनमत को पांव के तले रोन देंगे, संविधान को फाड़कर फेंक देंगे, तो ये देश में प्रजातंत्र आदरणीय साथी चलेगा कैसे? किसान किस तरह से किसान के इस आंदोलन को कांग्रेस समर्थन देगी? क्योंकि यहां तो अब बीजेपी भी अब जो है तमाम जो सभाएं हैं वो आयोजित करना शुरू कर दिया है बीजेपी ने। बीजेपी की फ्रॉड सभाओं से ना किसान ना खेत मजदूर बदलने वाला। आप मुझे बताइए, जिस दिन किसान की फसल खरीदनी बंद हो गई, राशन की दुकान पर हमारे शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास भाइयों को, गरीब भाइयों को जो 2 रुपए किलो का अनाज मिलता है वो कैसे मिलेगा? और किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन काम करते हैं? एससी और बीसी के हमारे भाई काम करते हैं, क्योंकि खेत मजदूर कौन है? वो गरीब आदमी है। कांग्रेस कैसे समर्थन देगी रणदीप जी? कांग्रेस का समर्थन कैसे नजर आएगा? हमारा नैतिक राजनीतिक समर्थन पूरी तरह से किसान भाइयों के साथ है। उन्होंने इच्छा जताई कि कोई राजनीतिक दल धरने पर उनके साथ ना बैठे ताकि भाजपा उल जलूल बयान और गलत बयानबाजी ना करे। हमने उसे स्वीकारा। 2 करोड़ सिग्नेचर इन काले कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूरे देश के किसान से इकट्ठे किए हैं। हमने राष्ट्रपति जी से समय मांगा है 2 दिन पहले ही कि हमें समय दीजिए ताकि देश के 2 करोड़ किसानों के दस्तखत आपको देकर जाएं, ताकि राष्ट्रपति जी पहले नागरिक के तौर पर सरकार को यह कहें कि यह काले कानून खत्म हो। एक ही रास्ता है, मोदी जी काले कानून खत्म करें, नए सिरे से बातचीत कर लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो अपनी बात रख रहे थे किस तरह से जो कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं और कांग्रेस इस पूरे आंदोलन को लेकर क्या स्टैंड रखती है, यही उन्होंने पक्ष रखने की कोशिश की।